Hello, everyone. This is me, Gurjant Singh, and today we're gonna discuss about historical background of Indian Constitution. So, जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसकी इमरजेंस हुई. जो गवर्नर एक कंपनी थी जो कि क्वीन एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर जारी किया गया था, जो कि कंपनी का पूरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. वैसे इसे बोलते थे, पर इसका पूरा नाम था गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज. अब जो ये कंपनी थी, इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे. ये यहाँ पर ट्रेड रिगार्डिंग इनके पास. अब जो ये मैनेजमेंट थी इनकी, ये वेस्टेड करती थी वन गवर्नर एंड 24 कमिटीज. और जो चार्टर था इसके बाद 1600 के बाद 1601 का चार्टर आया, जिसने गवर्नर को पावर दे दी थी ऑर्डिन एंड कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल लॉज फॉर देयर कंपनी. उसके पास इतनी ऑर्डिनेंस पावर थी कि वो लॉज बना सकता था, रीजनेबल लॉज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. अब जो कंपनी थी, ये फर्स्ट जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी, ये 1612 में हुई थी सूरत के अंदर. और इसके बाद बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा और ये जो ईस्ट थी, ये एडमिनिस्ट्रेड हो रही थी अंडर द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो कि काउंसिल के सर्वेंट से उनके द्वारा ये कंपनी हो रही थी. फिर इसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इनेक्ट होता है, जो कि empower करता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल को टू मेक एंड इशू रूल्स, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन फॉर गुड ऑर्डर एंड सिविल गवर्नमेंट्स ऑफ द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया. सो कोई भी जो कंपनी की रेगुलेशन सी ऑर्डर थे, उसके सिविल गवर्नमेंट्स को के लिए वो रूल रेगुलेशंस बना सकते थे. और इन्होंने ऑल्सो प्रोवाइड किया फॉर सेटिंग अप सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता. सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1774 के अंदर हमारे जो इंडिया में सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट बनी थी, जो कि कलकत्ता में थी. अब इसके पास दोनों जुरिडिक्शन थी, ओरिजिनल और एपिलेट जुरिडिक्शन थी. अब जो पिट इंडिया एक्ट आया 1784 के अंदर, इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करे कंपनी गवर्नमेंट एट होम एज वेल एज इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर. जो कंपनी थी गवर्नमेंट की और उसके जो होम एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए. इन्होंने रिकंस्टिट्यूट किया उस चीजों को. इसमें इन्होंने ड्यूल अथॉरिटी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की. इसमें जी गवर्नर जनरल काउंसिल था, was reconstituted to governor general and three other councillors, and one of them was to be the commander in chief of the company force in India. अब इसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1833, जिसके अंदर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड इसके अंदर जो लॉ के मेंबर्स थे ना, उनको एडिट किया गया था टू द गवर्नर जनरल काउंसिल, जिनको लॉ की जानकारी. और जो चार्टर एक्ट 1853 था, इसके द्वारा डिसिसिव स्टेप लिए गए थे, जो कि सेपरेट कर रहे थे लेजिस्लेटिव मशीनरी को और एग्जीक्यूटिव मशीनरी को. फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा रही थी. इंडिया वाज टू बी क्रिएटेड एट दैट टाइम. अब जो यहाँ चार्टर ऑफ 1853 है, इसके अंदर क्या था कि भी क्राउन द्वारा एक अपॉइंटमेंट हुई थी लॉ कमीशन की, उन लॉज को शेप देने के लिए जो कि अनफिनिश रह गए थे. अनफिनिश्ड वर्क था इंडियन लॉ कमीशन का, जो कि रिजल्ट करना था इंडियन पिनल कोड की ड्राफ्टिंग एंड उसकी इन्फोर्समेंट के लिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की ड्राफ्टिंग एंड उसकी इन्फोर्समेंट के लिए, एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड ऑल. एंड इसके बाद जो फर्स्ट वॉर थी इंडियन इंडिपेंडेंस की, वो 1857 के अंदर लड़ी गई. एंड दैट ब्रोट द एंड ऑफ द कंपनी and that passed the Government of India Act 1858 for the better government in India. और इसने डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को दैट इट विल बी गवर्न इन द नेम ऑफ द क्वीन. अब जो काउंसिल एक्ट 1861 था, इसने रीमॉडल किया लेजिस्लेटिव सिस्टम इन द इंडिया को. और इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है, जो कि मोलियम इंटो रिफॉर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इंडिया वाज इंडियन, जो कि 1909 था मोरले मिंटो का रिफॉर्म. उसके अंदर पहली बार किसी इंडियन को ऐड किया गया था टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल. पर इसमें अगर किसी इंडियन को मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ले भी लिया था पहली बार, तो जो ये रिफॉर्म था कुछ ज्यादा चेंज नहीं लेके आया. इसने जो इंडिया की नेशनल यूनिटी थी, सबसे पहले इसने इंडिया की नेशनल यूनिटी के ऊपर अटैक किया. और इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो एलिमेंट थे कॉम्युनल,
and class electorates के for the constitution of the legislative council both the central and provincial levels. तो आप जान सकते हैं कि भी अगर हम communal class electorates करवाते हैं, classes के different different election करवाते हैं, तो ये एक अटैक है नेशनल यूनिटी के ऊपर ऑफ इंडिया। और जो ये एक्ट था इसने कोई ज्यादा चेंजेस नहीं लेके आया था ऑटोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि उस टाइम पे आप जानते हैं कि हाउ द गवर्नमेंट वाज टू द इंडियन, सो दैट डिडंट ब्रिंग एनी चेंज टू द गवर्नमेंट बिहेवियर एंड everyone was against each other. This reform introduced class against class and community against community. So Hindu was against the Muslim, Muslim was against the Sikh, and Sikh was against the whoever they want to be, and asking they were happy for asking for the self government. They were asking for the self government, like many states right now in our country asking for the self government, like Kerala, Punjab, and there are many other countries those who ask for the self government. So they were not happy with the reforms of the Minto. Doesn't mean if you introduce a one Indian guy in your executive council of governor general, that does not make any sense if you don't change your behavior to the people. So after the reforms of Morley Minto, Government of India Act was enacted in 1919, and for this Montague Chelmsford was appointed, and reformed this act also provided a new office of High Commission. So पहला High Commission ऑफिस बना था इंडिया के अंदर, और इसने ऑल्सो प्रोवाइड किया था बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर को, जो कि कंसिस्ट करती थी काउंसिल ऑफ स्टेट्स को एंड लेजिस्लेटिव असेंबली को। इसने ऑल्सो इंट्रोड्यूस करा था डायरकी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डायरकी मीन्स डबल गवर्नमेंट, ओके, एंड बट he failed to satisfy the aspirations of India after the Muddyman committee was, and इसके बाद फिर Muddyman committee बनी, जो कि appointed हुई थी to inquire the report of 1990, and the committee submitted the report in 1925, and Diarchy was criticized by the Central Assembly. The people, the members who were in Central Assembly of those time, they criticized this Diarchy kind of government because there was so much kind of a tyranny at the time to the people, and people did not like it. Now there was a formation of Simon Commission in 1920. After getting criticized from Central Assembly about the Diarchy form of the government, the Nehru, under the presidency of Nehru at Lahore session of Indian Congress on 31st 12 1929, a resolution was passed by Jawaharlal Nehru that was for complete independence from Britishers. On 26 1 1930 January, that was declared as an Independence Day. So 26 जनवरी जो था 1930 को उसको एज ए डिक्लेयर इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसके बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड हुई थी लंदन के अंदर, और जो कांग्रेस पार्टी थी इसने मना कर दिया ज्वाइन इन करने के लिए, और जो गांधी जी थे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दी थी, जो कि आप मूवीज में आजकल देखते होंगे। जब भी मूवीज आती हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त जब भी आती है तो मूवीज आती हैं ऐसी पैट्रियोटिक मूवीज आती हैं, तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे विदेशी सामान को जलाया गया था, उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी, ऐसी काइंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस थी। वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, लोग उनके साथ बैठे, तो दिस इज वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड दे हैव स्टार्टेड डांडी मार्च एंड दे वॉलेटेड द सॉल्ट आल्सो। एंड आफ्टर दैट जो फर्स्ट राउंड टेबल थी वो ज्वाइन इन हुई थी, मतलब उन्होंने ज्वाइन इन तो किया था, बट आफ्टर व्हेन द गांधी एंड अरविंद साइंड ए पैक्ट, and that was signed between the Governor General and the Gandhi ji and Congress. And second round table could not achieve anything because of uncompromising attitude of Mr. Jinnah after that. Now आराम से मैकडोनल्ड से जो उन्होंने अनाउंस किया है कॉमनवेल्थ अवार्ड को, because he took the advantage of the uncompromisation of Mr. Jinnah and Gandhi. Between them, the Congress and Mr. Jinnah, they were having disputes, so Ramsay MacDonald took advantage of that, and they announced a communal award to the people, providing a separate electorates, different elections for different castes and communities. And Gandhi जो थे वो इस अटैक को जर नहीं पाए अपने ऊपर, as that was an attack on unity of India, and he could not bear that pain. And after that, the Ramsay MacDonald's that communal award announced, that resulted in Pune Pact. So जो communal award था
ये रिजल्ट हुआ एक पूना पैक्ट के अंदर, जो कि साइन हुआ था 25 1932 सितंबर। एंड दैट ऑल डेल्ट विद द रिजर्वेशन। जो आज रिजर्वेशन के पीछे कई लोग लड़ते हैं कि भी इनको रिजर्वेशन क्यों मिलता है, ये रिजर्वेशन किस लिए है, इनको क्यों इक्वल है, तो वो बला जो बातें होती है वो यहाँ से, जो इस कम्युनल अवार्ड जो रामसे मैकडोनल्ड्स ने अनाउंस किया था फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स to the different caste communities, that was so attacking to the unity of India. So that resulted in Pune Pact, and the Pune Pact resulted to the reservation of the seats for the depressed classes, and the communal award was modified to Pune Pact in third round table conference. After the Pune Pact, Government of India Act 1935 was passed, that provided the abolition of the diarchy form of government that was in British provinces, and that resulted in the divisions of the federal subjects, जो कि रिजर्व साइड थी और ट्रांसफर्ड साइड थी। रिजर्व साइड जो कि एडमिनिस्ट्रेड होनी थी बाय द गवर्नर जनरल असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जो कि 3 से ज्यादा नहीं होने थे, और जो उनसे की जो ट्रांसफर्ड साइड थी इसके अंदर जो मैटर्स थे वो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज थे। और जो कि ट्रांसफर्ड साइड थी, जो ट्रांसफर्ड साइड थी ये इंक्लूड करती थी फेडरल सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग द रिजर्व मैटर, and that was to be also administered by the governor general with the aid and advice of the council ministers. And that federation was also have to be the federal executive and the federal legislature, and that federal legislature was to be the bicameral legislature having council of states and federal assembly, the lower. So the bicameral legislature is two houses, that is council of states and lower house. That this act also divided the subject of legislation into the three lists, that was the federal legislature, the provincial legislature list, and the concurrent list. But after this, all this act didn't came into the force, but the provincial part of the act came into the force in April 1937. After the enforcement of Provincial Act 1937, after 2 years of that, on 1st September 1939, Germany invaded Poland, and Britain also declared the war with the Germany, and the Lynn let go. Lord Lynn let go also declared India as a belligerent country. That is a kind of belligerent means those who are involved in war to to defeat Germany. They were together to fight Germany, and after that, the political leaders of the India was not happy with that, and they resigned the office also. So इसके बाद क्या होता है कि जो अगस्त ऑफर दिया जाता है to the Indians by the Lord Linklow for the government of the Dominion status कि भी तुम्हारी powerful government होगी after the termination of the war, and we will set up a committee for the constitution of India. We will make a constitution for you guys if you help us in the Second World War. And this offer was rejected by the Congress as a mischievous and anti-national and uninspiring. After the rejection of the August offer by the Congress, the Britishers sent Sir Stafford Cripps to India to negotiate with the Indian leaders, and his proposal was rejected by the Congress. After that, in 1942, a working committee of the Congress met in April, and CR formula, that is the CR formula given by C. Raja Gopalachari. C. Raja Gopalachari evolved formula known as CR formula as the basis of the Congress lead settlement. Now, after that, Gandhi made Jana settlement ke liye on the basis of formula, and he rejected because for him it offered only a mutilated and moth-eaten Pakistan, because they were not giving anything to them, okay, what they were asking for. Because when you are नॉर्मल सी बात है, अगर हम एक घर का बंटवारा करते हैं तो उसकी जो आधी प्रॉपर्टी है वो भी जाती है साथ में, पर इनको तो सिर्फ ऐसा कुछ दिया जा रहा था कि जैसे भीख दी जाती है, वो वाला काम था। फिर इसके बाद वेबल प्लान आता है जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वॉइसरॉय काउंसिल था, जो कि कंसिस्ट करता था ओनली इंडियन मेंबर्स एंड द रिजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द
प्रोविंसेस। सो बेबल प्लान के अंदर क्या था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसरॉयसी काउंसिल ऑफ कंसिस्टिंग था, और ओनली इंडियन मेंबर्स थे इसके अंदर फॉर द रिजम्पशन ऑफ द रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। नाउ आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, cabinet mission plan 1946 came in force, and that was to resolve the political deadlock in India. And for that, cabinet mission was sent, and that cabinet mission resulted to two plans, that was long term plan and short term plan. Long term plan was for the constitutional settlement, and the later one was for the setting up the interim government in India. After the cabinet mission plan, Mountbatten plan in June 3, 1947 was came in force, and Mountbatten was assigned by the job of transferring the power of Indians with all convenient speed. जो भी powers थी, जो भी ruling, जो भी dominant power थी, वो Indians को दी जाए। तो ये Mountbatten का सबसे बड़ी जॉब थी जो कि इनको असाइन करी गई थी, और इनको इन्फर किया गया था, एंड इन्होंने इन्फर किया कि भी जो पार्टीशन ही अकेला इस मैटर को सॉल्व कर सकता है बिटवीन द कंट्री. The matter was between Hindu and Muslim who will rule. Like, you don't respect us, the provinces and the bullshit. So you can watch a movie on that thing if you want to know what was happened at that time in 1947. So the British cabinet approved the plan for the parliament, or not for the parliament, sorry, that was for the partition, and the Indian Independence Bill was introduced in July 4, 1947. Based on Mountbatten Plan, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947, और इसके आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियन होंगे। ये हमने सबने मूवीज में देखा ही है कैसे बंटवारा हुआ है। अब जो जुरिडिक्शन थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, ऑब्वियसली they have given the independent dominant to the both countries, which they were asking the political leaders of this nation, that Congress and the Muslim League. From the Muslim League, Muhammad Jinnah, Mr. Jinnah, and from the Congress, the Gandhi and the Nehru, they all were doing the things. So the jurisdiction of the British Britain Parliament over India would cease on 15 August. So these was the things which were written in the 1947. So main thing is that India was independent dominant. Britisher was not responsible to government in here. So they end up the things here. Now after that, framing of constitution. For that, the committee was appointed, a drafting committee. That was Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of this committee, and he prepared the draft and make suggestion. Now, the draft of the constitution that was submitted in assembly in 1948, जो फाइनल ड्राफ्ट था वो प्रेजेंट हुआ था 1949 नवंबर 3 को. It was signed by 300 members of the Constituent Assembly, and it was adopted after 894 days after independence. And that constitution was in English language, which was passed in 1949. Okay, so many people have questioned why we have different dates. So that was for the 1949 one, which was presented in the assembly and which was passed, and Hindi translation was signed in 1950. So it all took 11 sessions and took 2 years, 11 months and 18 days to complete this job. So this is how we got the Constitution of India. This is the historical background of Constitution of India. So you can know how hard it was, how much pain we have gone through, how many people got martyred for this nation, for this constitution. So respect this constitution. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Republic Day.